बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा प्रीवियसली हमने एलसीआर सर्किट जो है वो कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। आज हम यहाँ पे एलसीआर सर्किट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बेटा स्टडी करेंगे, ठीक है। आज की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिसके बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि एक एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट जो है वो किस तरीके से एक ट्यूनिंग सर्किट का काम करता है। मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे जो ये टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक, इस टॉपिक को हम बेटा रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग बेटा रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट टुडे। So resonance, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखेंगे बेटा रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं, टर्म तब इस्तेमाल करते हैं जब हम ये देखते हैं कि किसी एलसीआर सर्किट में करंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम इन एन एलसीआर सर्किट, और उस टाइम पे हम बोलते हैं सर्किट जो है ये रेजोनेंस में आ चुका है, ठीक है। इसकी जो ट्यूनिंग है वो रेजोनेट कर रही है, तो यहां पे हम देखेंगे रेजोनेंस कब होगी। तो मैं यहां पे फिलहाल बेटा आपको एक एलसीआर सर्किट दिखाता हूं। बेटा यहां पे एक एलसीआर सर्किट जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हमारे पास एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, जिनको मैंने यहां पे सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है, और यहां पे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमने रखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये तीन एलिमेंट्स है और ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है जिसकी कोई वोल्टेज होगी और जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी। से फॉर एग्जांपल यहां पे हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा रखी है, ठीक है। आपको बेटा पता होगा जब हमने इंडिविजुअल सर्किट्स पढ़े थे, इंडिविजुअल सर्किट मीन जब हमने इंडिविजुअल एल का प्रॉपर्टी देखा था, जब हमने इंडिविजुअली आर की प्रॉपर्टी और सी की प्रॉपर्टी देखी थी, हमने तब देखा था कि यहां पे जो आर के थ्रू जब करंट फ्लो होती है इसी सर्किट में, वो फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं दिखाती है। चाहे आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखेंगे कम रखेंगे, आर के थ्रू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बेटा फर्क पड़ने वाला है एक कैपेसिटर के थ्रू और एक इंडक्टर के थ्रू। अगर आपको याद होगा बेटा, अगर आप रिकॉल करेंगे, आपको पता है एक कैपेसिटर जो है ये लो फ्रीक्वेंसी एसी को अपने थ्रू पास होने नहीं देता है, ये लो फ्रीक्वेंसी एसी को अपोज करता है चलने में और हाई फ्रीक्वेंसी एसी को चलने देता है। जबकि एक इंडक्टर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी को अपोज करता है और लो फ्रीक्वेंसी एसी को एनकरेज करता है, उसको एड करता है चलने में। दैट मींस ये जो अलग अलग इंडिविजुअल डिवाइसेस या एलिमेंट्स हमारे पास है, ये फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। इंडिविजुअली अगर हम एल की बात करेंगे, वो हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है, लो फ्रीक्वेंसी को चलने देता है। कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है, हाई फ्रीक्वेंसीज को चलने देता है। तो यहां पे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन हमारे पास आता है। लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि जब हम इन तीनों को एक साथ, चलिए आर की तो बात नहीं करेंगे, इसका तो फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम यहां पे इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिफरेंट है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस डिफरेंट है, तो यहां पे क्या हाई फ्रीक्वेंसीज चलेंगी या लो फ्रीक्वेंसी चलेंगी या कोई पर्टिकुलर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यहां पे चलेगी, ये मैं आज आपको बेटा पढ़ाने वाला हूं। याद रहे मैंने आपको इंडिविजुअली इनका बिहेवियर बताया, इंडिविजुअली अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा, लेकिन जब मैं इन तीनों को एक साथ ज्वाइन करता हूं, तो तीनों को एक साथ ज्वाइन करने पे हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो यहां पे इस सर्किट में चल सकती है। क्या लो फ्रीक्वेंसी चल सकती है या हाई फ्री, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट है जिनका रिलेशन टोटली ऑपोजिट है बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस इसके अंदर जो करंट होगी, यानी किस फ्रीक्वेंसी की करंट यहां पे मैक्सिमम चली जाएगी, वो हम देखेंगे, और उस टाइम पे हम बोलेंगे कि ये सर्किट जो है ये रेजोनेंस में आ गया बेटा। ये देखने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां पे पहले नजर रखते हैं करंट के ऊपर। आपको बेटा पता है इस एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट होती है, दैट करंट इज इक्वल टू आप टोटल में कितना वोल्टेज देते हैं और यहां पे इस सर्किट की टोटल इंपीडेंस कितनी होती है। इंपीडेंस मींस टोटल में कितनी ऑपोजिशन होती है बेटा, ठीक है। उसको हम Z से डिनोट करते हैं, और यही Z जो है हमने देखा था, ये Z जो होता है इट इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी इसमें रेजिस्टेंस का दखल होता है, और उसके बाद यहां पे आपके पास XL माइनस XC का होल स्क्वायर
स्क्वायर होता है। यानी आपकी जो इंपीडेंस है वो यहां पे इन तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जब हम यहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं, ये इंडक्टर के खाली वैल्यू पे या कैपेसिटर के खाली वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है, और उनको मिला के हम यहां पे XL और XC लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे मेरी कंडीशन ये है, मैं चाहता हूं कि इस सर्किट के अंदर करंट जो है वो मैक्सिमम चली जाए। मैं चाहता हूं ये देखना कि किस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मैक्सिमम चली जाएगी, तो वो देखने के लिए हम एक काम करेंगे। अगर आप यहां पे करंट का वैल्यू बेटा मैक्सिमम चाहते हैं, डेफिनेटली यहां पे जो डिनोमिनेटर है ये कम से कम होना चाहिए। जितना डिनोमिनेटर का वैल्यू सबसे कम होगा, उतना आपके पास करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा जाएगा। दैट मींस यहां पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर को कम कैसे किया जाए। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ R, C एंड L, जब हमें गिवन वैल्यू दिए गए हैं, मैं सर्किट को सेट करना चाहता हूं ताकि करंट मैक्सिमम हो। मैं R, L और C के वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखना चाहता हूं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को मिनिमम अपोजिशन मिले बेटा। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ L, C एंड R। मैं यहां पे L, R और C के वैल्यू चेंज नहीं करूंगा, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, मैं इसका ओमेगा चेंज करूंगा, मैं इसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा, और देखूंगा कि किस फ्रीक्वेंसी पे यही सोर्स इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट जो है वो प्रोड्यूस करे। आई रिपीट, किस फ्रीक्वेंसी पे यही सोर्स को मैं चेंज नहीं करूंगा, इसकी जो भी वोल्टेज होगी वो वही रहेगी। ठीक है, तो यही सोर्स इस सर्किट के थ्रू कब करंट को मैक्सिमम सेंड करेगा, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी देखनी है बेटा। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर आप चाहते हैं करंट जो है वो मैक्सिमम हो, तो यहां पे डिनोमिनेटर बेटा कम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कम होने के लिए एक ही कंडीशन यहां पे आती है, वो ये है कि XL XC के बराबर होना चाहिए बेटा। अगर XL XC के बराबर हो गया, ये दोनों यहां पे कैंसिल हो जाएंगे और आपको यहां पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। यहां से बेटा जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा और उस टाइम पे आपका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा। वरना अगर XL का वैल्यू जरा सा बड़ा हो गया या XC का वैल्यू जरा सा बड़ा हो गया एक दूसरे के मुकाबले में, उस टाइम पे डिफरेंस एग्जिस्ट करेगी, उस डिफरेंस का स्क्वायर भी बनेगा, तो यहां पे एक टर्म आएगी जो इसको ऐड करनी होगी बेटा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिनोमिनेटर कम से कम हो, तो यहां पे एक ही सूरत में कम डिनोमिनेटर आएगा, वो तब आएगा जब XL का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा, XC के बराबर होगा। XL XC के बराबर होने के टाइम पे ये कैंसिल होगा और यहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा बेटा। लेकिन अगर XL बड़ा हुआ या XC बड़ा हुआ, यानी अगर इनमें कोई भी डिफरेंस आएगी, तो डिफरेंस एग्जिस्ट होगी, स्क्वायर उसको और भी बड़ा कर देगा, कंट्रीब्यूशन आएगी, डिनोमिनेटर ओवरऑल बड़ा बनेगा, करंट जो है वो बेटा कम आएगी। तो यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे एक ही बात पता चलती है बेटा, फॉर मैक्सिमम करंट आपकी कंडीशन ये बनेगी दैट XL जो है वो XC के बराबर आनी चाहिए बेटा। तो यहां पे XL XC के बराबर जब आ गई, इसको हम बेटा रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। रेजोनेंस कंडीशन यानी तब आपकी करंट मैक्सिमम होगी जब XL का वैल्यू XC के बराबर होगा। लेकिन XL का वैल्यू XC के बराबर कब हो सकता है? ठीक है, याद रहे बेटा, XL जो है दो चीजों से बना है, एक तो ये इंडक्टर की इंडक्टेंस से बना है और ओमेगा से बना है, और ये भी यहां पे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से बना है, एंड देन बेटा ओमेगा से बना है। लेकिन L और C को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यहां पे सारा डिपेंडेंस किस पे होगा बेटा, ओमेगा पे। लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट्स अ फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को हम बेटा ओमेगा 0 डिनोट करेंगे, सच दैट यहां पे XL जो है विच इज इक्वल टू L इंटू ओमेगा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C ओमेगा। यानी एक फ्रीक्वेंसी ऐसी हो सकती है जिस फ्रीक्वेंसी पे इन दो का प्रोडक्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई इन दो के प्रोडक्ट्स के बराबर। अगर ऐसा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, XL का वैल्यू XC से बड़ा होगा या XC का वैल्यू XL से बड़ा होगा। ठीक है, दो ही सूरतें ऐसी हो सकती है। ठीक, अगर ये नहीं होगा तो उस टाइम पे आपका करंट मैक्सिमम नहीं आएगा। लेकिन अगर XL XC के बराबर होगा, वो तभी पॉसिबल है जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, जिस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को हम बेटा ओमेगा 0 से डिनोट करते हैं, उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे अगर XL XC के बराबर आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे सर्किट रेजोनेंस में आ चुका है। रेजोनेंस में आने का मतलब यह है कि इस सर्किट के अंदर जो करंट होगी वो मैक्सिमम करंट होगी। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। बेसिकली ये जो यहां पे सोर्स है, ये इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर एक करंट जो है वो सेंड करना चाहता है। तो जो यहां से करंट ये सेंड करना चाहता है, उस करंट की मान लीजिए एक
एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ये सर्किट एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको पता है ये कुछ फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है, ये भी कुछ फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक और अलाउ करता है। तो यहां पे ओवरऑल जो पाथ है ये एक सिलेक्टिव पाथ बन जाता है। जब ये सोर्स यहां से करंट भेजना चाहता है तो ये सर्किट इसको कहता है कि मैं एक स्पेसिफिक करंट को ही एक्सेप्ट करूंगा, बाकी करंट्स को हम बेटा अपोज करेंगे। बाकी करंट यहां पे का मतलब यह है कि बाकी फ्रीक्वेंसीज को यहां पे बेटा अपोज किया जाएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो इसके अंदर बेटा पीक हो जाएगी और उस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने यहां पे रिलेशन लिखी। दैट मींस वो फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखना चाहूंगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC। दैट मींस ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ LC। बेटा वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें इसी सर्किट से पता चलती है कि किस फ्रीक्वेंसी पे करंट पीक चली जाएगी। बेटा से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखाऊंगा। से फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपके पास L का कोई वैल्यू है, से फॉर एग्जाम्पल 200 हेनरी, यहां पे कुछ वैल्यू है 50 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये एक सर्किट बनाया गया था, L का वैल्यू पता था, C का वैल्यू पता था, तो मैं पहले से ही एक काम कर सकता हूं, मैं यहां पे L और C का वैल्यू डाल सकता हूं और जान सकता हूं कि वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे इसके अंदर करंट मैक्सिमम होगी उसका वैल्यू मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं। वंस मैंने इसको कैलकुलेट किया, से फॉर एग्जांपल इसका आंसर जो है इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए आपको समझाने के लिए ये अगर 100 रेडियन पर सेकेंड के बराबर आ गया, इसका मतलब यह है कि जब मैं यहां पे ये सोर्स इस्तेमाल करूंगा, इस सोर्स की कोई भी वोल्टेज होगी लेकिन इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को 100 रेडियन पर सेकेंड रखना होगा, तब जाके आपके पास यहां पे करंट जो है वो मैक्सिमम चली जाएगी। लेकिन अगर आपने 100 रेडियन पर सेकंड से कम फ्रीक्वेंसी रखी या 100 रेडियन पर सेकंड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखी, दोनों केसेस में करंट जो है इसके अंदर नहीं चली जाएगी, करंट जो है उसका वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगा। एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऐसा आएगा जो पहले से ही हम निकाल सकते हैं, जो यहां पे प्री डिटर्मिनेड हो सकती है, हम पहले से ही इसको निकाल सकते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय रूट LC। और इस फ्रीक्वेंसी पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सर्किट के अंदर करंट चलती है, पीक जाती है, एंड वी से दैट यहां पे रेजोनेंस, ये सर्किट के अंदर रेजोनेंस है। सर्किट के अंदर रेजोनेंस का मतलब जो इसका सोर्स है जहां से AC हम पावर डिलीवर कर रहे हैं और जो ये सर्किट है वो इस एनर्जी को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है। सो वी से दैट द सोर्स एंड द सर्किट दे आर इन रेजोनेंस विद ईच अदर, क्योंकि जो सोर्स भेजना चाहता है सर्किट उसको एक्सेप्ट कर रहा है। बेटा ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, ये तो रही बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद अगर हम देखेंगे लीनियर फ्रीक्वेंसी, सो इट विल बी इक्वल टू 2 पाई न्यू 0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LC। दैट मींस बेटा यहां पे जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी जो कि रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी है, दैट हैज अ फॉर्म ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट LC। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लीनियर फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे जब आप यहां पे सोर्स के अंदर करंट चलाएं या सोर्स यहां पे अप्लाई करेंगे तो करंट जो है वो मैक्सिमम चली जाएगी। खैर ये तो रही यहां पे रेजोनेंस कंडीशन की बात, लेकिन रेजोनेंस के टाइम पे बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो होने लगती है। मैं आपको इन सब चीजों को यहां पे गिनाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, हमने जब रेजोनेंस देखा तो हमने एक सिंपल सी इक्वेशन देखी किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगी। बेटा ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो यहां पे होती है वो ये होती है दैट एट रेजोनेंस व्हाट हैपेंस। नंबर 1, एट रेजोनेंस XL का वैल्यू जो है वो बेटा XC के बराबर होता है, ये हमने पहले देखा था, इसी से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की थी। तो रेजोनेंस के टाइम पे जो इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है, ठीक है, जो इंडक्टर की रिएक्टेंस होती है वो कैपेसिटर की रिएक्टेंस के बराबर आ जाती है। सो XL इज इक्वल टू बेटा XC। ठीक, अगर मैं यहां इस रिएक्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करूंगा, अकॉर्डिंगली आपको बेटा ड्रॉप्स मिलेंगे। दैट मींस वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस द इंडक्टर विल बी इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड वोल्टेज ड्रॉप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर, क्योंकि जो वोल्टेज होती है दैट इज इक्वल टू करंट इनटू ऑपोजिशन। ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम एनालॉग फॉर्म यहां पे इस्तेमाल करेंगे तो वोल्टेज जो है दैट इज करंट इनटू द ऑपोजिशन। करंट कैंसिल करके यहां पे या करंट से मल्टीप्लाई करके वी कैन रीच टू दिस कंक्लूजन। तो रेजोनेंस के टाइम पे यहां इंडक्टर के ऊपर जितनी वोल्टेज होगी उतनी ही कैपेसिटर के ऊपर होगी। लेकिन अगर आपको बेटा फेजर डायग्राम याद होगा, इंडक्टर की वोल्टेज जो होती है वो बेटा ऊपर की तरफ हम दिखाते हैं, जबकि कैपेसिटर की नीचे, यानी इन दो के बीच में 180 का फेज होता है बेटा।
और 180 का फेज होने के टाइम पे ये हमेशा एक दूसरे को अपोज करते हैं, और अगर EL और EC के मैग्नीट्यूड सेम हुए तो अपोज करने के टाइम पे ये बेसिकली एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। सो इंडक्टर और कैपेसिटर के ऊपर टोटल में अगर हम वोल्टेज देखेंगे दैट विल बी 0। अगर इंडक्टर के ऊपर 10 वोल्ट होगा, कैपेसिटर के ऊपर भी 10 वोल्ट होगा, और ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट दे आर एग्जैक्टली इन ऑपोजिट फेज विद ईच अदर, तो ये 10 वोल्ट कैंसिल करके वहां पे टोटल में 0 बनेगा। आपको याद होगा बेटा फेजर में ऐसे दिखाया था, यहां से बेटा EL होता है, यहां से बेटा EC होता है, यहां से ER होता है, अगर आपको याद होगा। यहां से बेसिकली हम करंट फेजर यहां पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी EL ऊपर की तरफ, EC नीचे की तरफ, ठीक है। द मोमेंट EL और EC का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ये तब होता है जब सर्किट में क्या होती है बेटा, रेजोनेंस होती है। उस टाइम पे EL EC के साथ एग्जैक्टली कैंसिल करेगा, एंड द टोटल वोल्टेज इन द सर्किट जो होगी दैट विल बी सिंपली द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। यानी EL और EC यहां पे बराबर हो गए, तो उस टाइम पे बेटा क्या हो जाता है, उस टाइम पे सर्किट के अंदर एक और बात बताएंगे, सर्किट के अंदर जो यहां पे वोल्टेज होगा रेजिस्टर के अक्रॉस दैट इज इक्वल टू जो आपने टोटल अप्लाइड वोल्टेज डाली है। यानी रेजोनेंस के टाइम पे अप्लाइड वोल्टेज जो है वो सारी खर्च हो जाती है किसके ऊपर बेटा, रेजिस्टेंस के ऊपर खर्च हो जाती है। टोटल अप्लाइड वोल्टेज एक्ट्स ऑन द रेजिस्टेंस ओनली, क्योंकि इन दो के ऊपर की वोल्टेज आपस में कैंसिल हो जाती है। यानी अगर आपने टोटल वोल्टेज 10 की रखी है तो रेजोनेंस के टाइम पे ये 10 वोल्ट जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर 10 वोल्ट का ड्रॉप दिखाएगा, और कैपेसिटर और इंडक्टर के ऊपर जो टोटल में ड्रॉप होगा दैट विल बी इक्वल टू बेटा 0। सो दिस इज बेटा टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। अब और भी बातें हैं, अभी हम पहले ही कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, कुछ और बातें उसके बाद हम देखेंगे बेटा। यहां पे अगर हम देखेंगे नंबर 4, सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी या इंपीडेंस जिसको हम बोलते हैं दैट विल बी सिंपली इक्वल टू R, क्योंकि हम ही ने तो कहा XL XC के बराबर होना चाहिए बेटा। जब XL XC के बराबर आएगा तो इंपीडेंस जो है टोटल में वो R के बराबर आएगी। यानी सर्किट में इस टाइम पे सबसे कम इंपीडेंस यानी सबसे कम ऑपोजिशन होती है, क्योंकि XL यानी जो ऑपोजिशन यहां पे इंडक्टर की है वो ऑपोजिशन कैपेसिटर की ऑपोजिशन के साथ कैंसिल होती है, एंड द टोटल इंपीडेंस इज इक्वल टू बेटा R। याद रहे टोटल वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो रेजिस्टर के ऊपर खर्च हो रही है, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस यहां पे R है। एक और बात बताऊंगा तब जाके कंक्लूजन पे जंप करूंगा बेटा, वो ये है कि अगर हम बेटा यहां पे tan phi की बात करेंगे यानी सर्किट के अंदर कितना फेज होगा, हालांकि डायग्राम से आपको पता चला होगा लेकिन तब भी मैथमेटिकली मैं आपको दिखाऊंगा। इट इज बेटा XL माइनस XC डिवाइड बाय R, क्योंकि XL और XC यहां पे सेम है, ये कैंसिल होंगे। सो फेज हैज टू बी इक्वल टू 0, tan phi हैज टू बी इक्वल टू 0, तो यहां पे बेटा फेज जो है वो 0 के बराबर आता है। तो ये LCR सर्किट लेकिन रेजोनेंस में है, ठीक है। और रेजोनेंस के टाइम पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है। पहली बात XL XC के बराबर है, ठीक है। EL जो है वो EC के बराबर होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, रेजिस्टेंस जो इस सर्किट की होगी वो R यहां पे देगा, ठीक है, और कोई एलिमेंट रेजिस्टेंस नहीं देगा अगर ये रेजोनेंस में है। और फेज डिफरेंस जो है बेटा यहां पे 0 के बराबर आए, दैट मींस करंट और वोल्टेज यानी इस सर्किट की जो टोटल करंट है और इस सर्किट की जो टोटल वोल्टेज है वो आपस में बेटा फेज में है। ये लास्ट के 2-3 पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि एक LCR सर्किट जब एक रेजोनेंस में होता है तब वो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी फेज 0 होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ऑपोजिशन R होती है, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जितना आप वोल्टेज डालते हैं वो रेजिस्टेंस के ऊपर खर्च होती है, ठीक है। तो LCR सर्किट जो कि रेजोनेंस में होता है वो हमेशा एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, उसका बिहेवियर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह होता है बेटा। आई होप आपको यह समझ आया होगा। मैंने आपको बेटा रेजोनेंस समझाई। रेजोनेंस होता है जब किसी LCR सर्किट में करंट पीक वैल्यू पकड़ लेता है, ठीक है, और ये खाली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे अगर आपने करंट सर्किट के अंदर डाली तो वो करंट वहां पे एक्सेप्ट होती है, बाकी करंट्स रिजेक्ट होती है। अगर आप मान लीजिए किसी सर्किट की रेजोनेंस जो है वो 100 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप बेटा 100 रेडियन पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी पे
करंट डालेंगे सर्किट एकदम से इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर आप 100 रेडियन पर सेकंड से कम, 100 रेडियन पर सेकंड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे करंट डालेंगे सर्किट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए कभी कभी रेजोनेंस के अंदर जब ये एलसीआर सर्किट होता है हम इसको बेटा एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। एक्सेप्टर कंपेयर कीजिए, जब इंडिविजुअल कैपेसिटर या इंडिविजुअल इंडक्टर था वो कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करते थे। लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता था कैपेसिटर, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करता था, हाई फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता था। इंडक्टर इसका उल्टा काम करता, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाज ब्लॉक्ड, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वाज अलाउड। लेकिन एलसीआर सर्किट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चलने देता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज को रोक देता है। कम फ्रीक्वेंसीज को ज्यादा फ्रीक्वेंसी वॉट एवर, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चलने देता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एन एक्सेप्टर सर्किट। और इसका इस्तेमाल बेटा ट्यूनिंग, रेडियो ट्यूनिंग या टेलीविजन की ट्यूनिंग में इस्तेमाल होता है बेटा। बेसिकली जो आपका रेडियो होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन चीज वहां पे एक एलसीआर सर्किट होता है और उस एलसीआर सर्किट को आप एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। से फॉर एग्जांपल 50 हर्ट्ज पे आपने उसको ट्यून किया है, ठीक है, तो 50 हर्ट्ज पे चलने वाली कोई भी रेडियो स्टेशन जो है वो आपके रेडियो के अंदर करंट को डाल सकती है, या आपका रेडियो जो है वो उस करंट को एक्सेप्ट करेगा। बाकी जितने और रेडियो स्टेशंस है उन रेडियो स्टेशंस को वहां पे ब्लॉकेड होगा बेटा। या सिंपल में आपको पता है यहां पे बहुत सारे एफएम स्टेशन, मैं इसी पे आपको समझाता हूं। एफएम स्टेशंस है, जब आप एफएम ट्यून करते हैं, से फॉर एग्जांपल 92.7 एफएम आप चलाते हैं, ठीक है, 92.7 एफएम का मतलब यह है कि आपने वहां पे रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है वो रखी है 92.7 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये आपने अपने रेडियो का एलसीआर सर्किट जो है उसको ट्यून किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपने ये रखी है। तो आउट ऑफ सो मेनी स्टेशंस आपका 92.7 है, आपका रेड एफएम है, आपका कोई और चीज है, आउट ऑफ ऑल द रेडियो स्टेशंस एक रेडियो स्टेशन वाली आवाज आपके रेडियो में गूंज रही है, क्योंकि उस टाइम पे वो रेडियो स्टेशन और आपका रेडियो जो है दे आर इन रेजोनेंस विद ईच अदर। एंड व्हेन यू गेट बोर्ड, आप उस रेडियो स्टेशन को ट्यून कर दूसरे रेडियो स्टेशन को ट्यून करते हैं, यानी आप सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। अब आपके सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और बनती है, से 98 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो वहां पे फिर आपका 98 मेगाहर्ट्ज वाला जो रेडियो है वो उस टाइम पे रेजोनेंस में, उसका रेडियो स्टेशन और आपका रेडियो जो है वो रेजोनेंस में आते हैं, तो उनकी जो करंट है वो आपके सर्किट के अंदर रेजोनेट करती है। दैट मींस ये जो एलसीआर सर्किट है इसको हम ट्यूनिंग सर्किट इस्तेमाल करते हैं बेटा। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की करंट को डालने के लिए सर्किट के अंदर हम इसको बेटा इस्तेमाल यहां पे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बेटा ये समझ आया, दिस इज ऑल द रेजोनेंस टॉपिक जो मैंने आपको दिखाया। अभी हम एक काम करेंगे बेटा, अभी हम रेजोनेंस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपका आइडिया और भी क्लियर हो जाएगा। पहले आसान वाली न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाते हैं। तो यहां पे बेटा रेजोनेंस अगर आपको समझ आ गया, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सर्किट ही डिसाइड करता है। सर्किट के अंदर जो एल और सी के वैल्यूज होते हैं वही बताते हैं कि उस सर्किट में कौन सी फ्रीक्वेंसी डालनी है, तब जाके करंट जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगी बेटा, या करंट वहां पे एक्सेप्ट हो जाएगी। और लीनियर फ्रीक्वेंसी की भी यही फॉर्मूला है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जब आपका सर्किट बेटा जब आपका सर्किट रेजोनेंस में होता है तो एक्सएल एक्ससी के बराबर आते हैं, ईएल ईसी के बराबर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटा ईआर जो है वो ई के बराबर आता है। ये जरूरी नहीं, ये मैंने अलग अलग कंडीशन रखी, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ईएल ईसी और ईआर तीनों के वैल्यूज भी सेम हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। बट इट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट कि ये हमेशा ऐसा होगा, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं बेटा। मैं न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये तो जरूरी है। इसके बाद सर्किट की टोटल ऑपोजिशन आर डिसाइड करती है, और सर्किट जो है उसका फेज यहां पे 5 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर आता है, यानी एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो मैं यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा जिससे हम यहां पे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, फॉर द एलसीआर शोन इन फिगर, यहां पे एक एलसीआर सर्किट दिखाया गया है। व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हमें इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी इस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी किस फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मैक्सिमम चली जाएगी, ठीक है। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, फिर हमें करंट का एम्पलीट्यूड भी बताना है। एक बात मैं बोलना भूल गया, ठीक है, चले मैं आपको पहले ये न्यूमेरिकल दिखाता हूं, उसके बाद हम करते हैं। सी,
हमें यहां पे बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है। सो ओमेगा 0 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एंड सी। अगर हम यहां पे देखेंगे एल का वैल्यू जो है वो 8 मिली हेनरी है और कैपेसिटर 20 माइक्रोफेरेड का है। सो 8 मिली हेनरी, सो इट इज बेटा 8 मिली हेनरी एंड 20 माइक्रोफेरेड। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 इंटू 2 हो गया बेटा 16, 10⁻³ 10⁻⁶, वो बनेगा 10⁻⁹, लेकिन एक जीरो यहां पे है, सो इट विल बी 10⁻⁸ अंडर रूट ऑफ 16 बेटा 4 के बराबर आता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ -8 यहां पे जो आएगा दैट इज बेटा -4। ठीक है, एंड दैट मींस यहां पे आपको मिलेगा 10,000 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू बेटा 2500 रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा देखिए ध्यान से, जो यहां पे सर्किट है इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाली 2500 रेडियन पर सेकेंड। 2500 वैसे साहब के हैं, इस पे पता चलेगा 2500 रेडियन पर सेकेंड की अगर हम देखेंगे, अगर हम 2500 रेडियन पर सेकेंड का यहां पे फ्रीक्वेंसी यानी इसका ओमेगा 2500 रेडियन पर सेकेंड रखते हैं तो उसकी करंट यहां पे बेटा हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसकी करंट गूंजेंगी इस फ्रीक्वेंसी की। अगर आपने 2000 रेडियन पर सेकंड पे यहां पे सोर्स को रखा, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की, 2000 करंट कम हो जाएगी, 1000 करंट कम हो जाएगी। अगर ज्यादा रखा 3000 करंट कम हो जाएगी, 4000 अगर रखेंगे करंट कम हो जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे इस सर्किट के अंदर करंट जो है वो मैक्सिमम चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं करंट मैक्सिमम जाए, आपको यहां पे इसको ट्यून करना होगा सच दैट आप यहां पे सोर्स जो है वो 2500 रेडियन पर सेकंड पे रख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको यह समझ आया, इसके बाद आपको बताना है करंट का वैल्यू कितना होगा एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, तो एक बार ये रेजोनेंस में आ गया जो कि इस फ्रीक्वेंसी पे होगा, एक बार ये रेजोनेंस में बेटा आ गया, ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे इसके अंदर कितनी करंट आएगी। नाउ करंट इन द सर्किट रेजोनेंस के टाइम पे विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितनी हम अप्लाई कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज 220 वोल्ट की है बेटा, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब यहां पे सर्किट की इंपीडेंस है, क्योंकि आपको पता है ना सर्किट यहां पे रेजोनेंस में है, तो यहां पे इंपीडेंस के लिए आपको खाली R लिखना पड़ेगा। चलिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको पहले Z लिख लेता हूं, बट यू नो दैट ये यहां पे रेजोनेंस में आएगा, सो इट इज R, बिकॉज रेजोनेंस में Z जो होता है वो R होता है, और इस R का वैल्यू जो था दैट इज इक्वल टू 44 ओम्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा बेटा 44 ओम्स। So I think it's 5. ठीक है, सो करंट विल बी हैविंग ए वैल्यू ऑफ बेटा 5 एम्पियर रेजोनेंस के टाइम पे, और यहां पे अगर हम देखेंगे तो बेटा यहां पे अगर हम देखेंगे 2500 रेडियन और 5 ये है, सो दिस ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बहुत ही बेसिक था, हमने इस सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाला और देखा कि करंट का वैल्यू कितना होगा। बाकी और फ्रीक्वेंसीज पे करंट का वैल्यू उतना नहीं होगा, क्योंकि वहां पे फिर Z लिखना है, Z के अंदर ये तीनों इनकॉर्पोरेट होकर करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एक बात मैं बोलना यहां पे भूल गया था, हालांकि उसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन लगेगा, उसके ऊपर मुझे आपको अलग से एक लेक्चर देना पड़ेगा बेटा। ठीक है, वो ये है कि अगर मैं यहां पे ग्राफ प्लॉट करता हूं और ये ग्राफ में प्लॉट करूंगा बेटा फ्रीक्वेंसी जो मैं यहां पे एसी सर्किट में डाल रहा हूं, जिस फ्रीक्वेंसी पे डाल रहा हूं, और यहां पे बेटा करंट का एम्पलीट्यूड देखेंगे, दिस इज एनी फ्रीक्वेंसी। सो फॉर एनी फ्रीक्वेंसी करंट का वैल्यू कम होगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी जिसको हम बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है, चले इस न्यूमेरिकल पे दिखाता हूं, मैं यहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी देख सकता था, लेकिन किसी भी फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू जो है वो कम होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये हमें पहले से ही पता थी। ठीक है, तो हम यहां पे बोलते हैं कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी इसी फ्रीक्वेंसी के बराबर रखी, ठीक है, जैसे
यहां पे आपने फ्रीक्वेंसी 2500 के बराबर रखी तो करंट जो है वो पीक चला जाएगा, तो करंट यहां पे पीक चला जाएगा। लेकिन अगर आपने 2500 से नीचे फ्रीक्वेंसी रखी, करंट यहां पे डिप हो जाएगी, करंट यहां पे डिप हो जाएगी। एंड दैट आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे करंट जो है वो अपना मैक्सिमम वैल्यू दे रही है इस फ्रीक्वेंसी पे। इफ द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करंट विल हैव अ पीक। अब मैंने यहां पे थोड़ा सा आपको बताया, लेकिन इसके ऊपर हम बेटा एक लेक्चर देखेंगे, हम इसका क्वालिटी फैक्टर वगैरह देखेंगे। इस पी को बहुत जबरदस्त तरीके से हम स्टडी करेंगे, एक लेक्चर उसमें लगेगा, ठीक है। सो दिस इज इफ वी प्लॉट करंट एंड फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर हम ऐसा ये ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड द ग्राफ विल बी प्लॉटेड अगेन फॉर दिस फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहां से मैं इंपीडेंस सर्किट की ऑपोजिशन प्लॉट करूंगा, तो आपको बेटा पता है कि जो यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में सबसे कम ऑपोजिशन होती है जो कि आर के बराबर होती है। इसके बाद अगर आप देखोगे ये बढ़ने लगेगा, ये यहां पे बढ़ने लगेगा, यानी इसका उल्टा बनेगा बेटा। सो एट दिस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस इज मिनिमम। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ज्यादा लेता हूं इंपीडेंस बढ़ने लगती है, फ्रीक्वेंसी कम रखता हूं तो फिर से इंपीडेंस यहां पे बढ़ती है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस कम हो जाती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस कम हो जाती है, और इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बेटा करंट का वैल्यू जो है वो शूट हो जाता है, इसको हम बेटा रेजोनेंस बोलते हैं। हालांकि मैं इसको भूल गया था, लेकिन ये भूलने लायक है नहीं ऐसा, क्योंकि इस पे एक पूरा लेक्चर लगेगा। क्वालिटी फैक्टर हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पढ़ेंगे, वो अलग से देखेंगे वो क्या होता है, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बेटा रेजोनेंस के बारे में ऐसे दिखाया ना, वी वर डूइंग न्यूमेरिकल्स। ये पहला न्यूमेरिकल था, इसमें हमें देखना था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, और फिर हमें यहां पे देखना था कि इसमें करंट कितनी होगी रेजोनेंस के टाइम पे, ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमने बेटा इसका देखा, इसका ये कैलकुलेशन आया था। अब हम बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है बेटा। क्वेश्चन है, इन ए सीरीज रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। रेजोनेंट एलसीआर सर्किट का मतलब यह है कि ये ऑलरेडी बेटा रेजोनेंस में है, सो इट इज अ रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 100 वोल्ट। बेटा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज अगर आप देखोगे ये 100 वोल्ट के बराबर दिखाता है बेटा। एक वोल्ट मीटर अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो इसके अक्रॉस बेटा 100 वोल्ट का वोल्टेज आता है, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 किलो ओम है, कैपेसिटर का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। क्वेश्चन सुनते हैं, क्वेश्चन क्या है, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 200 रेडियन पर सेकेंड, यानी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा 0 जो है वो 200 रेडियन पर सेकेंड है, एंड ऑब्वियसली यहां पे ये दे रहा है 200 रेडियन पर सेकेंड, ये दे रहा है, इट इज इन रेजोनेंस, वो तो ये पहले से बोल रहा था, ठीक है। एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस एल इज, आपको बताना है कि इस एल के अक्रॉस कितना वोल्टेज, यानी आपको ई एल का वैल्यू यहां पे बताना है, ई एल का वैल्यू बताना है। अब बेटा देखिए एल के बारे में तो कुछ नहीं बताया हमें, ना हमें एल का वैल्यू पता है, ठीक है, सी का वैल्यू पता है, तो कुछ पैरामीटर तो पता है ना, लेकिन सी का पता है। लेकिन एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी अभी कि रेजोनेंस के टाइम पे जो वोल्टेज सी के ऊपर होती है उतनी ही वोल्टेज एल के ऊपर होती है। तो अब हम अपनी न्यूमेरिकल को शिफ्ट करेंगे, अब हम सी के ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे। रेजोनेंस के टाइम पे देखेंगे सी के ऊपर कितना वोल्टेज है, जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली वही आंसर एल का भी आएगा, ठीक है। तो बेटा देखते हैं हम यहां पे क्या करेंगे। सबसे पहले हम इस सर्किट में देखेंगे इस सर्किट में कितनी करंट आएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि सर्किट रेजोनेंस में है, हमें इसका और इसका कोई हिसाब नहीं रखना है। रेजोनेंस सर्किट के अंदर एल और सी का कोई दखल नहीं होता है, खाली आर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। और सारी वोल्टेज जो है वो आर के ऊपर यहां पे अप्लाई होगी, तो क्योंकि हमें यहां पे वोल्टेज नहीं दी थी हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर बेटा 100 वोल्ट का वोल्टेज है और ये रेजोनेंस में है, तो मैं ये बता सकता हूं कि हमारी जो अप्लाइड वोल्टेज है इट इज बियॉन्ड डाउट 100 वोल्ट एंड द फ्रीक्वेंसी इज 200 रेडियन पर सेकेंड। ये क्यों? क्योंकि बेटा हमें ये यहां से पता चला, ये इंफॉर्मेशन यहां से पता चली, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के ऊपर होती है वही अप्लाइड वोल्टेज होते हैं, तो टोटल वोल्टेज इज 100 वोल्ट, ठीक है। और यहां पे अगर हम देखेंगे इस सर्किट के अंदर जो करंट होगी, करंट विल बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ओनली, क्योंकि यहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहां पे देखूंगा सर्किट के अंदर कितनी करंट होगी, सर्किट के अंदर जो करंट है दैट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इज बेटा 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय
total opposition, that is resistance 1 kilo ohm, and that means it is equal to 0.1 एम्पियर। बेटा इस सर्किट में करंट जो है वो 0.1 एम्पियर के बराबर है। आप बोलेंगे सर आपने कैलकुलेट क्यों की करंट? ठीक है, क्योंकि जब आप किसी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे करंट निकालना जरूरी है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहां पे करंट का वैल्यू निकाला। नाउ विल बी कैलकुलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू करंट थ्रू द सर्किट, क्योंकि रेजोनेंस में है, व्हाटएवर ना अभी हो क्या हो, करंट हमने निकाल दी। सीरीज सर्किट है, करंट तो एक ही रहेगी, उसको रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास होना, कैपेसिटर के थ्रू भी पास होना, तो करंट विल बी सेम आई। बट ईसी निकालने के लिए इट विल बी करंट एंड द ऑपोजिशन बाय द कैपेसिटर। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद ओम्स लॉ के हिसाब से उसका एनालॉग फॉर्म है। किसी के भी अक्रॉस वोल्टेज निकालना, सो V इज इक्वल आई इंटू आर, कितनी करंट चल रही, कितनी ऑपोजिशन आ रही है। ठीक है, तो कैपेसिटर के थ्रू कितनी करंट चल रही है, दैट इज I विच इज इक्वल टू 0.1, एंड XC का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू बेटा C इंटू ओमेगा। सो वी विल सी इट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइड बाय C। C का वैल्यू अगर हम देखेंगे बेटा, C यहां पे 2 माइक्रोफैराड के बराबर है और ओमेगा 200 है, 2 माइक्रोफैराड 200 यहां पे आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 हो गया बेटा 4, यहां पे 10 और -6 है, यहां पे 2 जीरो, सो -4 आएगा, -4 ऊपर चला जाएगा, वो बनेगा 10⁴। 10⁴ को डिवाइड करेंगे 10 से 10⁻3, सो इट विल बी 10⁻3 हो गया बेटा 1000 डिवाइड बाय बेटा 4। 1000 के 4 इससे करने हैं, दैट इज इक्वल टू 250 वोल्ट्स। This is the voltage across the capacitor at resonance, and मैं यहां पे लिखूंगा, आपको समझा रहा हूं, at resonance XL is equal to XC, या सॉरी ये भी होता है बट हमारा काम इससे निकलेगा, EL is equal to EC, which implies EL जो हमें पूछा गया था is equal to EC, that is equal to बेटा 250 volts। मैं फिर से आपको बताऊंगा बेटा, सबसे पहले मैंने इस सर्किट में करंट निकाली, इस सर्किट में करंट निकाली जो कि बराबर थी, टोटल वोल्टेज कितनी है 100। ये 100 कैसे पता चला, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस की वोल्टेज दी गई थी और ये सर्किट रेजोनेंस में था, तो जो भी यहां पे वोल्टेज होगी वो यहां पे अप्लाइड वोल्टेज भी होगी, डिवाइडेड बाय आर। इसने हमें करंट का वैल्यू दिया, करंट का वैल्यू देने पे हमने देखा इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, यानी ईसी मैंने यहां पे निकाला, और ईसी के लिए मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल की, और एक बार ईसी निकल गया तो ईएल निकालना बहुत आसान है, बिकॉज रेजोनेंस के टाइम पे ईएल और ईसी में कोई फर्क नहीं होता है बेटा। ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड न्यूमेरिकल या दूसरी न्यूमेरिकल। वन सेकेंड, ओके बेटा, तो यहां पे हमने ये न्यूमेरिकल किया बेटा। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट वन बहुत आसान है, आई थिंक ये मैं आपके लिए बेटा असाइनमेंट रखता हूं, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ऐसे लगेगा ये पता नहीं, बट a transmitter transmits at a wavelength of 300 मीटर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट्स का मतलब ये मान लीजिए एक रेडियो स्टेशन है जिसकी जो वेवलेंथ है, जो वहां से वेव्स निकल रही है, उनकी वेवलेंथ 300 मीटर की है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप इस रेडियो को, इस स्टेशन को आप सुने अपने रेडियो में, तो आपके रेडियो के अंदर एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके रेडियो के अंदर एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाए 2.4 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपको कितना इंडक्टेंस होना चाहिए, मतलब इंडक्टर कितने वैल्यू का होना चाहिए ताकि मैं इस रेडियो स्टेशन को सुन पाऊं बेटा। ये आइडिया को ज्यादा क्लियर करता है, मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूं, आइडिया को ज्यादा क्लियर करता है, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं, ये बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहां पे जो ट्रांसमीटर की वेवलेंथ है दैट इज बेटा 300 मीटर। ठीक, हम इस वेवलेंथ से बेटा फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको बेटा पता है फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की जो होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ। इट्स लाइक दिस, सिंपल।
c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक, बहुत बेसिक इक्वेशन है, सबको पता है। तो जो रेडियो की वेव्स होती है, रेडियो वेव्स जो होती है, जो ट्रांसमीटर से आपके रेडियो के पास आती है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। दैट इज व्हाई मैंने यहां पे बेटा यहां पे c का वैल्यू लिखा। तो अगर हम स्पीड देखेंगे लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ इज बेटा 300 मीटर्स। ठीक है, तो यहां पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 10⁶ हर्ट्ज पर सेकेंड, इट्स हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्टेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप इस रेडियो स्टेशन को सुने, तो आपको अपने रेडियो की जो लीनियर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी बराबर इसी के बराबर रखनी है। तो मैं अब अपने रेडियो को सेट करने लगता हूं। ठीक है, तो रेडियो को सेट करने के लिए you know that nu 0 is equal to 1 divided by 2 pi, यहां पे तो लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, अंडर रूट ऑफ L इंटू C। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि मुझे ये वाली फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करनी है, तो इसके लिए मुझे अपने सर्किट की जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो ये रखनी होगी। सो इट इज 10⁶। ठीक है, एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई अंडर रूट ऑफ L का वैल्यू मुझे नहीं पता है, C का वैल्यू बेटा यहां पे दिया हुआ है, और C का वैल्यू दिया है 2.4 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसको बोला, अपने इस एलसीआर सर्किट में हमने देखा मुझे ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे एल का क्या वैल्यू करना होगा। तो आप बेटा इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप खाली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, सिंपल में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकल आएगा। यू कैन डू दिस वर्क। मैंने ये थोड़ा इसलिए बताया क्योंकि ये मेरे आइडिया को थोड़ा सा क्लियर करता है। ठीक है, एक रेडियो स्टेशन है जो ये वाली वेवलेंथ इमिट करता है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी इमिट करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे रेडियो में उसकी आवाज गूंजे, उस रेडियो स्टेशन की आवाज गूंजे, तो मैं अपने रेडियो का एल का वैल्यू जो है वो देखना है, वो मुझे कितना रखना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके एल का वैल्यू ढूंढूंगा और एल का वैल्यू पता चलेगा, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हमें क्या एल का वैल्यू रखना है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा बेटा, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। A series LCR circuit is at resonance with 10 volt each across LC and R बेटा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक LCR सर्किट है जिसमें तीनों के अक्रॉस 10-10 वोल्ट है बेटा। So it is 10 volt across resistor, it is 10 volt across capacitor और it is 10 volt across inductor। मैंने पढ़ाने के टाइम पे आपको बताया था ये तीनों भी हो सकते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इट इज इन रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम पे इन दो की वोल्टेजेस या इन दो की जो एक्सएल एक्सी जो है वो बराबर होनी चाहिए या इनका वोल्टेज सेम होना चाहिए। इट इज इन रेजोनेंस, लेकिन ये अलग बात है कि यहां पे आर के ऊपर भी वोल्टेज 10 का ही है, तो तीनों के ऊपर 10-10 वोल्टेज है एंड ऑब्वियसली इट इज इन रेजोनेंस। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट अगर हमने रेजिस्टेंस हाफ कर ली, इफ द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड, यानी इस आर का वैल्यू हम हाफ करेंगे, तो हाफ करने पे आपको बताना है रेजिस्टेंस के ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप अब होगा, यानी कितनी वोल्टेज अक्रॉस होगी, इंडक्टर के ऊपर कितना होगा, कैपेसिटर के ऊपर कितना होगा। एक सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा कंसाइज हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहां पे दिखाऊंगा जिससे आपको पूरा समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे क्योंकि इस रेजिस्टर के ऊपर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, सो टोटल वोल्टेज यहां पे 10 वोल्ट के बराबर है, इसमें कोई शक नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर ऐसा है मैं यहां पे कुछ चीजें लिखूंगा, वो ये कि इस सर्किट में बेटा EL EC और ER सेम है एंड दैट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। ठीक है, और इस सर्किट में बेटा XL XC के बराबर होगा एंड डेफिनेटली ये R के बराबर B है। क्यों बराबर है? क्योंकि अगर मैं यहां पे करंट से मल्टीप्लाई करता हूं, सेम करंट आएगी सबके थ्रू, तो करंट से मल्टीप्लाई करता हूं, करंट से मल्टीप्लाई करने पे करंट इनटू ऑपोजिशन हो गया ये, करंट इनटू ऑपोजिशन हो गया ये, करंट इनटू ऑपोजिशन हो गया, क्योंकि ये सब सेम है तो यहां पे बेटा R का इनके बराबर होना भी बहुत जरूरी है। सो दिस कंडीशन स्टेट्स दिस एज वेल।
ठीक है, तो ये भी हमें यहां पे पता है, और ये हमें 10 वोल्ट के बराबर दिया गया है, इट इज 10 वोल्ट। ओके, तो ये हमें दिया गया है, ये आर के बराबर है। ठीक, अगर मैं इस सर्किट के अंदर देखूंगा हाफ करने से पहले, बिफोर डूइंग एनीथिंग विद द रेजिस्टेंस, इस सर्किट के अंदर जो करंट होगी दैट विल बी टोटल वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस इज बेटा आर, 10 डिवाइडेड बाय आर, दिस इज द टोटल करंट बेटा। नाउ इफ दिस इज द टोटल करंट, ठीक है, जब मैं इस सर्किट में रेजिस्टेंस को हाफ करूंगा, जब मैं इस सर्किट में रेजिस्टेंस को बेटा हाफ करूंगा, तो इस सर्किट के अंदर जो करंट बनेगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज हमारे पास जो है दैट इज 10 डिवाइड बाय, अब रेजिस्टेंस बेटा हाफ हो जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 डिवाइड बाय आर। दिस इज द न्यू करंट। जब हम इस रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तो सर्किट के अंदर करंट जो है वो आई डैश बन जाएगी। जब बेटा यहां पे करंट चेंज होगी, आई डैश यहां पे चेंज हो गया, तो यहां पे बेटा ई एल डैश जो होगा, या अगर हम ई आर की ही बात करेंगे, यानी रेजिस्टर के ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अब डैश, डैश मींस हाफ करने के बाद, तो हाफ करने के बाद बेटा करंट जो है वो अब आई डैश है, और हाफ करने के बाद रेजिस्टेंस जो है बेटा आर बाई 2 के बराबर है, एंड दैट मींस इट इज इक्वल टू आई डैश के बदले आएगा 20 डिवाइडेड बाय आर, और यहां पे आएगा बेटा आर डिवाइडेड बाय 2, आर कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट, यानी अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी ये सेम रहेगा। दिस इज आफ्टर हाविंग। अगर हम बेटा इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर के अक्रॉस, सॉरी, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी अब हाफ करने के बाद दैट विल बी इक्वल टू सर्किट में अब कितनी करंट है, और इंडक्टेंस जो यहां पे ऑपोजिशन दे रही है दैट इज बेटा एक्सएल। अब याद रहे हम एक्सएल के साथ कुछ नहीं करे, हमने खाली रेजिस्टेंस को हाफ किया, ठीक है। एक्सएल जो था वो हमने देखा था वो आर के बराबर ही था, तो जब एक्सएल यहां पे आर के बराबर है, मैंने एक्सएल के साथ कुछ नहीं किया, खाली यहां पे करंट चेंज होगी, सो करंट आई डैश जो है दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय आर, लेकिन एक्सएल अब भी आर के बराबर है, आर आर कैंसिल होके यहां पे 20 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो तीसरी बार यहां पे आपको दिखाऊंगा कैपेसिटर के ऊपर, कैपेसिटर के अक्रॉस अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी दैट विल बी इक्वल टू बेटा अब कितनी करंट है और कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटेंस है, सो दैट मींस इट विल बी बेटा आएगा 20 डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर, तो यहां पे आर आर कैंसिल होके फिर से 20 वोल्ट आएगा। तो पहले इस सर्किट में तीनों के ऊपर 10 10 10 था, लेकिन रेजिस्टेंस को हाफ करने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, रेजिस्टेंस के ऊपर अब भी 10 वोल्ट रहेगा, जबकि इंडक्टेंस के ऊपर बेटा 20 वोल्ट बनेगा, और कैपेसिटर के ऊपर फिर से 20 वोल्ट ही रहेगा, यानी ये सर्किट फिर से रेजोनेंस में ही रहेगा। खाली एक चीज है कि यहां पे इनके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाएगी बेटा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे फिर बताऊंगा। हमें जो डेटा दिया गया था उसके मुताबिक EL EC ER तीनों सेम थे, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज इसलिए क्योंकि इसमें ये वाला रेजिस्टेंस वाला फैक्टर था, सो इट इज इक्वल टू 10। अकॉर्डिंगली XL XC R के बराबर था, हमने R में तब्दीली लाई, ठीक है, लेकिन XL हम मान चुके थे वो R के बराबर है, हमने R को बाद में चेंज किया, लेकिन XL का वैल्यू जो था वो R के बराबर था, हाफ करने से पहले के बराबर था, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है। तो हमने देखा सर्किट में टोटल में कितनी करंट है, दैट इज इक्वल टू 10 बाय आर, ठीक। अब ये 10 बाय आर मैंने इसे लिखा ताकि आपको पता चले कि पहले क्या था 10 बाय आर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने रेजिस्टेंस को हाफ कर लिया, वोल्टेज तो वही रहेगी, तो ये बनी गई 20 बाय आर। अब यहां पे तीनों एलिमेंट्स के थ्रू जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल, अब कितनी करंट है और इसकी कितनी ऑपोजिशन है वो मैंने लिखा, अब कितनी करंट है इसकी कितनी ऑपोजिशन है वो मैंने यहां पे लिखा, और यहां पे ऐसा है। तो हमें आंसर आया 20 20 10, C के ऊपर 20, ठीक है, L के ऊपर 20 और R के ऊपर बेटा 10। तो हम यहां पे चेक करेंगे 10 10 5 10 10 10
2010. So this is the answer beta. Okay, now one more question beta. An LCR series circuit with R equal to 100 ohm, एक LCR सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम है, इज कनेक्टेड टू ए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स. ठीक है, तो यहां पे ये कुछ वैल्यूज दिए हैं, आर का वैल्यू, उसका वैल्यू दिया है. व्हेन ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, जब हम इस सर्किट में कैपेसिटर को रिमूव करते हैं बेटा, रिमूव करते हैं, वी कट इट, सर्किट क्या बनेगा, LR बनेगा. ठीक है, करंट जो है वो लैग करती है वोल्टेज को बाय 60 डिग्री. व्हेन ओनली इंडक्टर इज रिमूव्ड, जब इंडक्टर को रिमूव करते हैं वहां पे बचेगा बेटा R और C, तब करंट लीड करेगी, ऑब्वियसली लीड करेगी बाय 60 डिग्री. सेम आपको बताना है सर्किट के अंदर करंट कितनी होगी बेटा. मैं एलॉबरेट करूंगा बेटा. एलॉबरेशन बेटा ये है कि सबसे पहले ये बोलता है कि हमारे पास एक LCR सर्किट है. ठीक है, एक LCR सर्किट है. चलो मैं यहां पे बनाता हूं, ये LCR सर्किट है. ठीक है, सबसे पहले ये बोलता है कि हम यहां पे कैपेसिटर को रिमूव करेंगे. जब हम बेटा कैपेसिटर को रिमूव करेंगे ना, आपका सर्किट ऐसे L और R का बन जाएगा, और L और R का अगर मैं फेजर डायग्राम यहां पे ड्रॉ करता हूं बेटा, L और R का फेजर डायग्राम ऐसा बनता है. ये यहां से ER है या करंट है. ठीक है, तो यहां पे आपका टोटल वोल्टेज आएगा E, क्योंकि आपको पता है EL यहां से होता है. ठीक है, तो टोटल में जब नेट निकालेंगे, ER यहां पे है बेटा, इस ER. ठीक है, दिस EL वट एवर, एंड देन यहां पे अगर हम नेट देखते हैं, EC नहीं है, मैंने कैपेसिटर रिमूव कर दिया. यहां पे देखा गया कि ये करंट जो है ये लैग करती है बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बेटा. जब हम ये करेंगे, दिस इज केस 1 ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज केस 1. तो ये 60 डिग्री बनेगा. अगर बेटा ये 60 डिग्री बना तो मैं यहां पे एक इक्वेशन लिख सकता हूं, फेज डिफरेंस की इक्वेशन लिख सकता हूं. tan ऑफ phi इज इक्वल, कैपेसिटर रिमूव हो चुका है, इट इज XL डिवाइड बाय R. ठीक है, और ये खुद बोल रहे हैं ये 60 के बराबर है. दैट मीन्स बेटा इट इज tan ऑफ 60 इज इक्वल टू XL डिवाइड बाय R. दैट मीन्स XL जो है दैट इज इक्वल टू R tan 60 इज √3. सो दिस इज XL. फिलहाल इतने डेटा से इतना पता चलता है. नाउ सी, अब ये क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम C रिमूव नहीं करेंगे, अगर हम L को रिमूव करेंगे ताकि ये RC बन जाए बेटा. ठीक है, यानी सर्किट केस 2 में कैसा बनेगा, केस 2 में बेटा सर्किट ऐसा बनेगा. इसमें L रिमूव हो चुका है, ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, सोर्स वही है बेटा. ठीक है, लेकिन अब जो यहां पे फेजर डायग्राम बनेगा, मैं कंपैरिजन के लिए फेजर डायग्राम इसी पे बनाऊंगा. अब यहां पे EL नहीं है बेटा. ठीक है, अब EC है सेकंड केस में, तो सेकंड केस वाला मैं यहां पे दिखाता हूं. अब यहां पे क्या होगा, टोटल वोल्टेज जो है वो नीचे की तरफ आएगी. ठीक है, और क्वेश्चन के मुताबिक टोटल वोल्टेज अब यहां पे लैग करेगी करंट को बाय सेम एंगल बेटा 60. The upper part of the question is case 1, जब खाली L और R प्रेजेंट है, टोटल वोल्टेज इज दिस. लोअर पार्ट इज केस 2, जब खाली R और C प्रेजेंट है, तो ये ऐसा बन गया. अब इस केस 2 के लिए अगर मैं फिर से एक फॉर्मूला लिखूंगा phi का, सो tan ऑफ phi इज इक्वल टू, सिंस देयर इज नो L, इट्स C, XC डिवाइड बाय R. ठीक है, एंड फेज डिफरेंस इज अगेन गिवन 60, दोनों के केस में 60 है ये. सो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू XC बाय R. ठीक है, तो इसका एक ही कंक्लूजन है, वो ये है कि XC जो है वो यहां पे R √3 के बराबर है. सो इफ यू एनालाइज XC का वैल्यू XL के वैल्यू के साथ मैच हो रहा है. ठीक है,
इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस सर्किट में XL जो था वो XC के बराबर था। दैट मीन्स सर्किट वॉज इन रेजोनेंस। यानी जब हम दोनों को रखेंगे सर्किट में, XL हमने देखा उसका वैल्यू क्या है, XC को देखा उसका वैल्यू क्या है, जब हम सर्किट में इसको कंबाइन में अप्लाई करेंगे, यानी पूरा सर्किट जब मैं बनाऊंगा ये वाला, इस सर्किट में बेटा XL जो है दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू XC, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली XC का वैल्यू यहां पे निकाला, मैंने इंडिविजुअली बेटा XL का वैल्यू निकाला, XC का वैल्यू निकाला, वो सेम आ गए। तो सर्किट में जब तीनों को रखा जाएगा XL XC के बराबर होगा, दैट मीन दिस सर्किट विल बी इन रेजोनेंस। और अगर ये सर्किट बेटा रेजोनेंस में है तो यहां पे जो करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितनी अप्लाई किया आपने डिवाइड बाय सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, बिकॉज इट इज इन रेजोनेंस। ठीक है, तो अगर हम चेक करेंगे टोटल वोल्टेज वाज 200 वोल्ट्स एंड द रेजिस्टेंस वाज 100। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे इट विल बी बेटा 200 डिवाइड बाय 100 एंड द आंसर इज 2 एम्पियर। सो इन दिस क्वेश्चन हमें ये चेक करना था कि क्या ये रेजोनेंस में है कि नहीं। रेजोनेंस में होने के लिए XL XC के बराबर होना चाहिए था। सवाल बहुत सिंपल था, एक LCR सर्किट था। अगर हम C को बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो हमें बताया गया था कि फेज जो है वो 60 बनता है। अगर हम L को बाहर निकालते हैं, C को रखते हैं, तो फिर से 60 का फेज आएगा। ऑब्वियसली नेचर तो यहां पे डिफरेंट आएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे इंडक्टर डोमिनेशन रहती, यहां पे कैपेसिटर डोमिनेशन रहती बेटा। ठीक है, तो उस हिसाब से जब हम देखते हैं यहां पे 60 के हिसाब से XL और XC के वैल्यू सेम थे। जब हम एक साथ ज्वाइन करेंगे XL XC विल बी सेम, सर्किट विल बी इन रेजोनेंस एंड द करंट विल बी इक्वल टू बेटा दिस मच। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट रेजोनेंस। आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिए, इन क्वेश्चंस को कीजिए, डेफिनेटली इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो मैं आपको बेटा क्वालिटी फैक्टर यानी इसी के ऊपर का एक टॉपिक है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसी के साथ फिर 1-2 लेक्चर और लगेंगे एंड देन दिस विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।